Good morning, students. Today we are going to start our first topic, that is hydrochloric acid. Yesterday we have discussed the properties and reactions of chlorine gas. Today we are going to discuss the properties and reactions of hydrochloric acid. So first of all, the preparation of hydrochloric acid. See, you can treat sodium chloride with H2SO. सोडियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट किया? H2SO4 के साथ ट्रीट किया. क्या बन रहा है आपके पास? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट along with formation of HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस स्टेट में ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद सोडियम क्लोराइड को फर्दर ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ. किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ. फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है और उसके साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है. ठीक है. सो these reactions can be used for the preparation of hydrochloric acids. इन reactions को हम यूज कर सकते हैं hydrochloric acids की preparation के लिए. ठीक है. Then next जो आता है हमारे पास वो है physical properties of hydrochloric acid. So अगर हम hydrochloric acid की physical properties की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है इसका कलर. It is a colorless gas. ठीक है. गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और किस तरह की गैस है? ये कलरलेस गैस है. ठीक है. अब इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो पंजेंट स्मेलिंग गैस है. इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस. पंजेंट स्मेल इसके केस में होती है. और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो HCl है दैट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. देन अगर हम जैसे ही HCl के कंटेनर को ओपन करते हैं तो उससे फ्यूम्स निकलना जो वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो फ्यूम्स इट विल फ्यूम इन मॉइस्ट एयर और इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 159 केल्विन और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 189 केल्विन. ठीक है. सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो स्टूडेंट्स अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास है एसिडिक नेचर. सो अगर ब्लू लिटमस के साथ इसको ट्रीट करें तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. सिंपल सा है. ठीक है. अगर एसिडिक नेचर की अगर केमिकली बात करें तो जैसे ही HCl का aqueous solution of HCl, then it will ionize into what? H positive plus Cl negative. ठीक है. So here you can see it is furnishing what? H positive ion क्या furnish कर रही है? H positive ion furnish कर रहा है. So any species which can furnish H positive ion is acidic in nature. Hence we can prove that it is acidic in nature. Next जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स. सो अगर नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ HCl विद मेटल्स. अगर रिएक्टिव मेटल्स के साथ इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सपोज मेरे पास है जैसे सोडियम मेटल है HCl के साथ ट्रीट किया, या फिर मैग्नीशियम मेटल है HCl के साथ ट्रीट किया, या फिर जिंक मेटल है जिंक मेटल को HCl के साथ ट्रीट किया. सो यू कैन ऑब्जर्व सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके कोई भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी? कोई साथ में सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होगी. तो जैसे सोडियम है इट विल फॉर्म NaCl और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो रही है. यू कैन बैलेंस द इक्वेशन. 2NaCl आ जाएगा, 2HCl आ जाएगा. ठीक है. हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है. सिमिलरली मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम is allowed to react with HCl. It will form magnesium chloride along with formation of a hydrogen gas. 2HCl के साथ इसको भी ट्रीट किया. जिंक है 2HCl के साथ ट्रीट किया, क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा. साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो रही है. सो सिंपल रिएक्शन है. अगर मेटल्स को हमने किसके साथ ट्रीट किया है? एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो रही है. क्लियर? सो नेक्स्ट जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे HCl है इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया, इट विल फॉर्म वाटर एंड साथ में क्या फॉर्म कर देगा? क्लोरीन. ठीक है. सो अगर बैलेंस करोगे दो ऑक्सीजन है मीन्स दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. दो वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए कितने HCl लेके चलना पड़ेगा? 4HCl. और कितनी क्लोरीन मॉलिक्यूल आपके पास फॉर्म हो जाएंगे? 2Cl2 molecule. ठीक. तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ HCl की क्या हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीडेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. HCl में किसका एडिशन हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ. क्लियर? नेक्स्ट जो आता है हमारे पास HCl एज रिड्यूसिंग एजेंट. reducing agent. So
HCl को जैसे MnO2 के साथ ट्रीट करें, MnO2 plus HCl, it will form MnCl2 along with formation of water and Cl2 gas will be liberated. Already हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ लिया था, क्लोरीन की प्रिपरेशन can observe in this reaction MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 plus 2H2 plus Cl2. क्लोरीन गैस जब वो लिबरेट हो रही है, MnCl2 फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है और साथ में क्लोरीन गैस जब वो लिबरेट हो रही है. Then next is a reaction with फ्लोरीन. सो फ्लोरीन के साथ अगर ट्रीट करें HCl को, HCl प्लस F2 मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF. साथ में क्या होगा, क्लोरीन जो है वो लिबरेट हो जाएगी, Cl2 मॉलिक्यूल जो वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अगर रिएक्शन करें हम, रिएक्शन में सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड्स के सॉल्ट के साथ अगर इसको ट्रीट करें, जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अगर उनके साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे NaHCO3 है, HCl के साथ ट्रीट किया, और क्या आपके पास अगर Na2CO3 है, ठीक है, इसको HCl के साथ ट्रीट किया. सो यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या फॉर्म हो सकता है. इट विल फॉर्म NaCl, वाटर एंड CO2. और अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसके केस में भी आपके पास क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होगी. इक्वेशन को आप तो बैलेंस कर सकते हो. ठीक है. दो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है इक्वेशन. ठीक है. एक सोडियम, क्लोरीन एक ही है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन साइड है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस्ड है. ठीक है. यहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा. 2 NaCl यहाँ पे आ जाएगा और 2 HCl आपको ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये इक्वेशंस जो वो बैलेंस होंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं जैसे HCl है, HCl के रिएक्शंस को समराइज करूं तो HCl का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ हो रहा है, देखो अमोनिया बेसिक है, HCl किस तरह का नेचर है, HCl का एसिडिक नेचर है, क्या सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा. और नेचर किस तरह का होगा अमोनियम क्लोराइड का, इट विल बी एसिडिक इन नेचर. ठीक है. और अगर बात करें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो एसिड और बेस मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. तो NaCl फॉर्म हो जाएगा, साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा. MnO2 के साथ ट्रीट किया तो क्या बना था, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. ठीक है. लेड एसिटेट के साथ ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा आपके पास लेड क्लोराइड. व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होते हैं, व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेट्स होते हैं लेड क्लोराइड के, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH. ठीक है. सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो क्या बन जाएगा, AgCl फॉर्म हो जाएगा और साथ में HNO3 जो है वो लिबरेट होगा. बाकी HNO3 के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड, और दिस मिक्सचर इज नोन एज एक्वारेजिया. जैसे ही हमारे पास है 3 पार्ट होगा HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, तो ये फॉर्म करेगा NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, along with the formation of water and nascent chlorine. 2 क्लोरीन जब लिबरेट होते हैं, इक्वेशन बैलेंस की जा सकती है. और यहाँ पे आपको बताया मेटल के साथ अगर ट्रीट करें HCl को तो क्या फॉर्म होगा, जैसे जिंक के साथ ट्रीट किया तो ZnCl2, साथ में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगी. ठीक है. सॉल्ट्स के साथ अगर आपको रिएक्शन बताए तो Na2CO3 है, अगर इसके साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा along with formation of water and CO2. So all these are the chemical reactions of HCl. ठीक है. ये सारे के सारे किसके केमिकल रिएक्शंस हैं, these are the chemical reactions of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट जो कंपाउंड हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स. सो डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस के केस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो एग्जिस्ट करती है. तो हाइपो जो भी आपके पास इनके ऑक्सो एसिड्स होंगे तो जनरली जो है वो जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. जनरली फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है तो उसकी वजह से उसके केस में सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड ही एग्जिस्ट करेगा. क्लोरीन जब चारों टाइप के एसिड जो फॉर्म कर सकती है. अब ये चारों टाइप के एसिड कौन कौन से होंगे, हाइपोक्लोरस, हाइपोहेलस, देन हेलस,
देन हेलिक एंड देन परहेलिक एसिड। अब जैसे फ्लोरीन है, स्मॉल साइज होने की वजह से मैंने आपको बताया कि ये क्या फॉर्म करेगा, सिर्फ हाइपोहेलस एसिड ही फॉर्म करेगा, हाइपोफ्लोरस एसिड आ जाएगा। देन हाइपोक्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड, देन क्लोरस आ गया यहाँ पे, और ये आ गया क्लोरिक एसिड आ गया, और ये परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आ गया हाइपोक्लोरस, क्लोरस, देन क्लोरिक, देन हाइपोक्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास हाइपोब्रोमस एसिड, और यहाँ पे आ गया आपके पास ब्रोमिक एसिड, और ये कौन सा आ जाएगा, परब्रोमिक एसिड आ जाएगा। हाइपोआइडस एसिड आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा आपके पास, आयोडिक एसिड आ जाएगा, और ये पर आयोडिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जब दो टाइप से पूछा जाता है, जैसे आपके पास क्लोरीन के ये डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, क्लोरीन के ही मैं यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन के जितने भी हैं, हाइपोक्लोरस है, देन क्लोरस है, देन क्लोरिक है, देन परक्लोरिक है एसिड, तो इनमें ही मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का कंपैरिजन जो वो कर रहा हूं। तो पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ की वेरिएशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं क्लोरीन के केस में, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +3 है क्लोरीन की, यहाँ पे देखें तो +5 और यहाँ पे देखें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो तो आप देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, सो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बताया मैंने, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ऑर्डर क्या बन जाएगा इसमें, HClO4 में सबसे ज्यादा थी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। देन ठीक है, ये क्या है, परक्लोरिक, ये क्या है, क्लोरिक, ये क्या है, क्लोरस, और ये क्या है, हाइपोक्लोरस। ठीक है, एसिड। एक तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, बाकी जो है इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो HClO4 के केस में जैसे ही H पॉजिटिव लूज करेगा तो ClO4 नेगेटिव स्पीशीज बन जाएगी। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सारे के जो भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उसकी वजह से HClO4 जो है क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है। ठीक है, वैसा ही अगर आपके पास एक है HClO, HBRO एंड HIO, अगर इनमें अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और जो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, कंसिक्वेंटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। और यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट कौन से लगा सकते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जो है वो शिफ्ट होंगे, जैसे मींस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। कंसिक्वेंटली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी व्हाट, वीकर बॉन्ड, और वहां से हाइड्रोजन जो वो इजिली क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। सो अगर इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना हो तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं किसके, हैलोजेंस के, और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आ जाएगा, और दूसरा आ जाता है किसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक हैलोजन दूसरी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स में फॉर्म कर सकती है। सच कंपाउंड्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स एक हैलोजन दूसरी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF3। ClF3 में अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल बी व्हाट, इट विल बी टी शेप्ड मॉलिक्यूल। किस तरह का मॉलिक्यूल है, इट इज अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम इसके केस में देखें, ClF3 के केस में देखें तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 3 तो यूज कर लिए इसने, क्या फॉर्मेशन में, 3 क्या फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर्स। ये क्या है, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, 3 ये बॉन्ड पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, और ये 2 क्या है, लोन पेयर्स। ठीक है, और ये 2 क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो जो मॉलिक्यूल है इसके केस हम रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल विल हैव विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री है इसके केस में। द सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब वो किस तरह का है, ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज IF5 मॉलिक्यूल।
अगर IF5 मॉलिक्यूल की बात करें तो आयोडीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 बॉन्ड पेयर ये फॉर्म कर रहा है और एक क्या रह जाएगा इसके केस में, लोन पेयर। ठीक है, तो एक इसके केस में लोन पेयर है और 5 क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें, देन द मॉलिक्यूल विल हैव दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल किस तरह की ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। अगर नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है IF7 मॉलिक्यूल। अगर IF7 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो IF7 मॉलिक्यूल के केस में हेलोजन जो आयोडीन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो वो यूज हो जा रहे हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द मॉलिक्यूल विल हैव विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। किस तरह की ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल विल हैव पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, मॉलिक्यूल इज हैविंग पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यू कैन सी। ठीक है, और रेगुलर ज्योमेट्री होगी बिकॉज द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बट ओनली बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, अगर इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना हो किसके साथ, हेलोजन के साथ अगर इनका कंपैरिजन करना हो तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू व्हाट, हेलोजन्स। ठीक है, तो हेलोजन्स के केस में कहीं ना कहीं किस तरह का कैरेक्टर आ जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे आपके पास F2 है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है या फिर I2 मॉलिक्यूल है, जबकि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं दीज आर आयनिक इन नेचर बिकॉज दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेलोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेलोजन्स अगर प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट, मोर आयनिक कैरेक्टर। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, दूसरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होता है इसके केस में ज्यादा होता है। ड्यू टू ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हेलोजन्स। सो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हेलोजन्स ड्यू टू व्हाट, due to the electronegativity difference and another thing due to greater ionic character। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं दीज आर मोर रिएक्टिव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ऑलर गैसेज एंड दीज आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेज। क्या बोलते हैं इनको, नोबल गैसेज। और जो नाम है इनके केस में दीज आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। और क्या बोलते हैं इनको, दीज आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। तो अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो इनर्ट गैसेस में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है एंड रेडोन है। ठीक है, सो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ऑल दीज आर नोबल गैसेस। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। इनके केस में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो एज फार एज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कंसर्न्ड, द नोबल गैसेस विल हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी इनके केस में, NS2 NP6। NS में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। NP6 P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो भी कंप्लीटली क्या है इनके केस में, फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। सारे के सारे ऑर्बिटल्स वो क्या है इनके केस में, कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसे हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो इनके केस में जो रेडियाई आती है वो होती है इनके केस में वंडरवॉल्स रेडियाई। कौन सी रेडियाई कंसीडर करते हैं इनके केस में, वंडरवॉल्स रेडियाई। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल्स रेडियाई विल इंक्रीज एज वी विल मूव टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप टू बॉटम जो मूव करते हैं तो वंडरवॉल्स रेडियाई कैसे वेरी करती है, इंक्रीज करती है। सो एटॉमिक साइज भी कैसे इंक्रीज करेगा, एज वी विल मूव फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। अगर हीलियम से नियोन, नियोन से आर्गन की तरफ जैसे मूव कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियस है वो कैसे वेरी करेगी, इंक्रीज करेगी। और रीजन इसके पीछे क्या दिया जा सकता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। Due to the addition of new shell, the atomic size will increase. Consequently, van der Waals radii will also increase. So, atomic size will increase. तो atomic size क्या करेगा, will increase down the group.
ठीक है। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। So what is the ionization energy? Minimum amount of energy which must be required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. See, अब अगर नोबल गैसेस की बात करें तो इनके केस में क्या प्रेजेंट है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और हियर वी कैन से दैट दे आर हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन and you have studied it is very difficult to remove the electron from the stable electronic configuration. So the ionization energy of a group 18 elements will be quite high. It will be very high due to the presence of what, fully filled orbitals. Due to the completely filled orbitals they will have very high ionization energy. और अगर ionization energy की वैल्यू देखें हम तो वैसे ही वेरी करेगी as we will move top to bottom. ये कैसे वेरी करेगी, it will decrease down the group. ठीक है, तो कैसे वेरी कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सो ऑलरेडी फील्ड है इनके केस में, जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है, फील्ड है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं ऐड हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी इनके केस में, वैल्यू जो है दैट विल बी वेरी हाई और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी इनके केस में। दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टू गेन द इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी इनके केस में। देन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, सो जो भी आपके पास नोबल गैसेज है इनके केस में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, वीक वन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इनको लिक्विफाई करना है तो वी हैव टू ओवरकम दीज फोर्सेस और वी हैव टू increase the forces of attraction between these molecules. So अगर हम liquefaction की बात करें तो इनको easily liquefy जो है वो नहीं किया जा सकता है because weak forces of attraction है उसकी वजह से। ठीक है, अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही लो होगा इनके केस में, और उसका रीजन भी क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड सॉल्युबिलिटी की बात करें सो दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड द रीजन व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, the reason is dipole induced dipole forces of attraction. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या बताई, लार्ज पॉजिटिव and they do not have any tendency to gain the electron. Ease of liquefaction, they cannot be easily liquefied, and melting and boiling point क्या बताया इनके केस में, लो होगा। and solubility की बात करें अगर तो slightly soluble, and why they are slightly soluble, these are soluble in water due to the presence of a dipole induced dipole forces of attraction. वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, नोबल गैसेस के जो एटम्स है वो किस तरह के होंगे, ये क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो एक पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल जब वो इंड्यूस कर देता है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होंगे, दे विल बी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट नोबल गैसेस और उनके कंपाउंड्स की। तो अगर डिफरेंट नोबल गैसेस के अगर कंपाउंड्स की बात करें तो जो जीनोन है, मैक्सिमम कंपाउंड्स जो नॉन है वो किसके हैं, जीनोन के नॉन है। तो हम जीनोन के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इज कंपाउंड ऑफ जीनोन। सो जीनोन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कंपाउंड हम लेके चले दैट इज जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, जीनोन डाइफ्लोराइड। तो डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। जीनोन को ट्रीट किया किसके साथ, फ्लोरीन के साथ ट्रीट किया, निकल वेसल में 673 केल्विन की प्रेजेंस में, जो सील्ड वेसल में 673 केल्विन तक इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जीनोन डाइफ्लोराइड जो वो फॉर्म हो जाएगा। ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जीनोन, सीधी सी बात है, जीनोन के केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब 8 में से
दो हेलोजन प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर्स 1 2 3। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन जो है ये ऑक्युपाई कर ली है किसने, लोन पेयर ने। ठीक है, और अगर बॉन्ड पेयर्स के बीच में बात करें तो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल होगा, बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूल विल हैव दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री। किस तरह की ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, लीनियर ज्योमेट्री आ जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की किस तरह की ज्योमेट्री है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के केस में लीनियर ज्योमेट्री है। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन भी इजिली फाइंड आउट की जा सकती है। 1/2 हाइब्रिडेशन का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, कैटायनिक चार्ज कितना है, एनायनिक चार्ज कितना है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो इसके बेसिस पे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो वैलेंशियल में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड हैं, 8 and 2 कितना हो गया 10, 10/2 कितना आ गया 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शुड बी देयर। तो एक आ गया s ऑर्बिटल, 3 आ गए क्या आपके पास p ऑर्बिटल। ठीक है, एक तो क्या है ये s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और एक क्या है d ऑर्बिटल। ठीक है, सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन वुड बी देयर। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रिएक्शन हमने डिस्कस करने हैं। जैसे वाटर के साथ अगर ट्रीट कर दिया, पहले वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको, देन रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं वाटर के साथ ट्रीट किया तो वाटर के साथ सीधी सी बात है हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जीनोन फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म हो गया, सोडियम फ्लोराइड, जीनोन फॉर्म हो रही है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो ये तो था कौन सा मॉलिक्यूल, XeF2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज XeF4 मॉलिक्यूल। उसकी प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज XeF4। ठीक है, तो सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं XeF4 की प्रेपरेशन। तो जीनोन को ट्रीट किया 2F2 के साथ 873 केल्विन पे, किसकी प्रेजेंस में 6 to 7 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। ठीक है, इन कंडीशन में इसको जैसे हीट किया तो क्या बन रहा है हमारे पास, XeF4 मॉलिक्यूल बन रहा है, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जीनोन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन्स बचे दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 lone pairs and these lone pairs will occupy this type of geometry and the geometry of the molecule will be square planar। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें XeF4 में, अगर जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें तो वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए 4, कितना हो गया 12, 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस sp3 3 and 1 4 and 2 d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसके केस में। सो अगर इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, SbF5 के साथ। क्या बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है XeF3 पॉजिटिव प्लस SbF6 नेगेटिव, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाकी जीनोन टेट्राफ्लोराइड की मैंने हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दी -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन रहा है XeOF2 बन रहा है प्लस 2HF। ठीक है, XeF4 की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो वो कैरी आउट कर रहे हैं, वाटर को आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखो 4 जीनोन यहाँ पे, 2 जीनोन यहाँ पे, जीनोन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, फ्लोरीन का नंबर हो गया 24 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन का नंबर देख सकते हो 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 6 एंड 6 ही ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड है हमें प्लस 6 3 O2। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को आप जो बैलेंस कर सकते हो, क्या बन रहा है जीनोन प्लस 24HF प्लस XeO3 प्लस 3O2। ये रिएक्शन जो वो कहां पे यूज हो जाएगा, XeO3 की प्रिपरेशन के लिए भी यूज हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ जीनोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। कैसे प्रेपरेशन हो रही है इसकी वो भी आप देख सकते हो। देखो जीनोन को ट्रीट किया किसके साथ, फ्लोरीन के साथ ट्रीट किया, और किस कंडीशन में 573 केल्विन पे ट्रीट कर रहे हैं हम, 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन है। तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, XeF6 मॉलिक्यूल जो वो फॉर्म हो रहा है, XeF6 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। XeF6 मॉलिक्यूल की का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल होगा ये। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 14 7
आ जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 14/2 मींस sp3d3 हाइब्रिडेशन वुड बी देयर इन केस ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल। तो XeF6 मॉलिक्यूल में अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी हमारे पास sp3d3। अब आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। XeF6 की जब हाइड्रोलिसिस की तो 6HF बन रहा है, XeO3 बन रहा है, एक और ऑक्साइड जो है ज़ीनोन का ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ये तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अगर XeF6 अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपके पास 6HF आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो XeOF4 बन रहा है और साथ में 2HF जो वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द रिएक्शन ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनोन। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन एंड देयर आफ्टर द यूजेस ऑफ डिफरेंट नोबल गैसेस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है जैसे ज़ीनोन XeO3 है, ऑक्साइड है या ऑक्सीफ्लोराइड्स है हमारे पास। सो XeO3 की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो XeF6 की हाइड्रोलिसिस कैरी आउट की। ठीक है, 3H2 का एडिशन कर रहे हैं तो XeO3 फॉर्म हो रहा है, साथ में 6HF जो फॉर्म हो रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसके केस में एग्जिस्ट करेगा। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन सी, इसमें एक तो है लोन पेयर और बाकी क्या है बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, ये एक एक ही बॉन्ड पेयर जो कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम की दैट विल बी sp3 और किस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है इसके केस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास XeOF2। ठीक है, ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड। सो XeOF2 का अगर प्रिपरेशन की बात करें तो XeF4 टेट्राफ्लोराइड था, उसकी हाइड्रोलिसिस की -80 डिग्री सेल्सियस पे XeOF2 फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड। जो अगर XeOF2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ रही है सेंट्रल एटम की sp3d। यस, द हाइब्रिडेशन sp3d। एंड अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करें तो टी शेप्ड मॉलिक्यूल हो गई है। जिस तरह से हमारे पास CnF3 मॉलिक्यूल है वैसा ही ये मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है। प्रिपरेशन की बात होगी XeF4 प्लस वाटर के साथ ट्रीट किया, XeOF2 प्लस 2HF -80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हमारे पास XeO2F2। हाइब्रिडाइजेशन जो है मॉलिक्यूल की सेम रहेगी इसके केस में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगी। मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी sp3d। एंड और अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की तो जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। एंड इसी तरह से XeO4 मॉलिक्यूल है, XeOF4 मॉलिक्यूल है। इसमें अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आ जाएगा हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 एंड 4 कितना हो गया 12 कितना आ जाएगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस sp3d2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होगी मॉलिक्यूल की। और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और 2 6, एक क्या रहेगा यहाँ पे लोन पेयर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा लोन पेयर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो दिस विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल XeOF4 मॉलिक्यूल। और किस तरह की ज्योमेट्री जो है वो ऑब्जर्व हो रही है इसके केस में, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो ऑब्जर्व हो रही है। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। सो स्टूडेंट्स, अगर यूजेस की बात करें नोबल गैसेस के यूजेस की बात करें तो आपको पता है जैसे ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होता है तो डीप सी डाइवर जो है वो हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर जब वो लेके जाते हैं तो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में ये हीलियम गैस जो भी यूज होती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर जो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर का हो गया। फिर डिफरेंट जैसे लैंप हैं तो उनमें नियॉन जो वो यूज की जाती है, नियॉन जो फिल की जाती है, इट कैन आल्सो प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। और अगर यूजेस की बात करें नोबल गैसेस के यूजेस की, और अगर बात करें तो जैसे रेडॉन है तो वो यूज की जाती है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा जो है जैसे ये डिफरेंट गैसेस हैं, लो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो है ये गैसेस जो है वो भी यूज की जाती हैं, जहां पे हमें स्पेसिमेंस को या फिर जो भी सब्सटेंसेस है उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है तो वहां पे ये गैसेस जो है वो यूज की जाती है फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन। रेडॉन का यूज मैंने जैसे आपको बता दिया कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज की जाती है। और इसके अलावा जो है एक्सरे फोटोग्राफी में भी, एक्सरे में भी यूज की जाती है एज वेल एज फोटोग्राफी में भी जो है वो यूज की जा सकती है रेडॉन।
ठीक है। सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसे बल्ब है आपके पास, तो बल्ब में जो भी फिलामेंट है तो उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए जो है क्रिप्टॉन और आर्गन का मिक्सचर जो है यूज किया जा सकता है। और आर्गन का एक और यूज है, ये कहाँ पे यूज की जाती है, जैसे वेल्डिंग ऑपरेटर्स है तो स्टील की वेल्डिंग के लिए जो है वो आर्गन जो है वो यूज की जाती है। सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस।